हैं। नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। बच्चों, मैं प्रीति पांडे, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आनंद नगर इस स्कूल में पदस्थ हूँ। आज आप लोगों को अर्थशास्त्र कक्षा 11वीं का अध्याय 3 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इस विषय के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इस अध्याय में हम सबसे पहले बच्चों ये जानेंगे कि केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है। केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ होता है संख्यात्मक तथ्यों के मूल्यों में किसी विशेष मूल्य के आसपास संकेंद्रण होने की प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति कहा जाता है। ये बच्चों संख्यात्मक तथ्यों के मूल्य अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, गणित करवाती जाऊंगी मैं आप लोगों को, उसमें आप लोग समझते जाएंगे कि संख्यात्मक तथ्य क्या होते हैं। अब केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है ये मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि कोई भी जो मूल्य होता है उसके आसपास संकेंद्रण होने की प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति कहा जाता है। लेकिन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो होती है ये महत्वपूर्ण है इस अध्याय में। एक ऐसा अंक जो किसी श्रेणी के मध्य में स्थित होता है और उसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है, इसे हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या सांख्यिकी माध्य भी कहते हैं। सांख्यिकी माध्य के जो कार्य होते हैं या उद्देश्य होते हैं या विशेषताएं, हम तीनों को एक ही में रख सकते हैं। यदि हमें प्रश्न आता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के या सांख्यिकी माध्य के कौन से कार्य होते हैं, उद्देश्य क्या है या इनकी विशेषताएं लिखिए, हम तीनों में इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। सबसे पहला है हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या सांख्यिकी माध्य समंकों का संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य क्या है? समंकों का संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करना। दूसरा, यह हमें तुलनात्मक अध्ययन में सहायता देता है या इसके द्वारा तुलनात्मक अध्ययन करना संभव होता है। सांख्यिकी माध्य सांख्यिकी विश्लेषण का आधार है। अगला पॉइंट, समग्र का प्रतिनिधित्व करता है तथा नीति निर्धारण में भी सहायक होता है। अब समांतर माध्य जो सांख्यिकी माध्य है, इससे हम महत्वपूर्ण तो 2 प्रकार से बांट सकते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? सांख्यिकी माध्य के 2 प्रकार होते हैं, एक गणितीय माध्य और दूसरा स्थिति माध्य। गणितीय माध्य जो होता है उसके अंतर्गत हम 3 प्रकार के माध्यों का अध्ययन करते हैं। कौन से 3 प्रकार? समांतर माध्य, गुणात्मक माध्य और हरात्मक माध्य। अब इन तीनों माध्यों में से हमारे कोर्स में कौन सा माध्य है? सिर्फ समांतर माध्य है। तो गणितीय माध्य का प्रकार क्या हो गया? समांतर माध्य। और जो दूसरा प्रकार है सांख्यिकी माध्य का, जिसे हम स्थिति माध्य कहते हैं, उसके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? मध्यिका और बहुलक। मतलब गणितीय माध्य का प्रकार जो है वो है समांतर माध्य और स्थिति माध्य के जो 2 प्रकार हैं वो है मध्यिका और बहुलक। अब हम पहले पढ़ते हैं समांतर माध्य क्या होता है। समांतर माध्य जो होता है इसका अर्थ है कि वह मूल्य जो किसी श्रेणी के समस्त पदों के योग में, वह मूल्य जो किसी श्रेणी के
समस्त पदों के योग में उनकी संख्या का भाग देने पर प्राप्त होता है। इसे हम x बार द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मतलब इसका संकेत अक्षर क्या है? x बार है। समांतर माध्य जो होता है, इसके हम गुण या विशेषताएं कह सकते हैं कि समांतर माध्य जो है उसे हम एक गणितीय माध्य भी कहते हैं, क्योंकि यह गणितीय माध्य का प्रकार है। दूसरा, समांतर माध्य का प्रयोग औसत ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तीसरे नंबर पे समांतर माध्य जो होता है, पद विचलनों का, जो समांतर माध्य से हम पद विचलनों का योग निकालते हैं, वो हमेशा शून्य होता है। ये बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि समांतर माध्य से जब भी हम किसी पद विचलनों का योग करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें हमेशा शून्य ही प्राप्त होता है। ये आप गणित करेंगे अपन, तब आप समझ जाएंगे। अगला इसका गुण क्या होता है कि जब पद विचलनों के जो वर्ग होते हैं, पद विचलनों के वर्गों का योग हमेशा मध्यका और बहुलक की तुलना में न्यूनतम होता है। समांतर माध्य से निकाले गए पद विचलनों के वर्गों का योग हमेशा या मैक्सिमम मध्यका और बहुलक की तुलना में न्यूनतम होता है। अब समांतर माध्य जो होता है, इसे निकालने के लिए इसकी रीतियां और श्रेणियां दोनों प्रकार से हम देखेंगे कि जो समांतर माध्य है, हमको इसके 3 श्रेणियों में बांट के पढ़ना है। समांतर माध्य निकाला जाता है, इसके सवाल 3 श्रेणियों में आते हैं। पहली होती है व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरी होती है खंडित श्रेणी और तीसरी होती है सतत श्रेणी। तीनों श्रेणियों के हम गणित देखेंगे। तीनों श्रेणियों को हल करने के लिए उसकी रीतियां कितनी होती है? व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति और दूसरी रीति होती है लघु रीति। अब प्रत्यक्ष रीति में जब हम गणित हल करते हैं, समांतर माध्य निकालने के लिए प्रत्यक्ष रीति में देखते हैं, तो प्रत्यक्ष रीति में समांतर माध्य निकालने के लिए क्या किया जाता है? विभिन्न पदों के योग, विभिन्न पदों के जो मूल्य दिए गए रहते हैं उनका योग करके समांतर माध्य निकाला जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है प्रत्यक्ष रीति में समांतर माध्य की गणना का सूत्र। सबसे पहले हम सवाल को हल करने के पहले हमें उसका सूत्र पता होना चाहिए कि हम इस रीति से समांतर माध्य की गणना कैसे करेंगे। अब जो हमने बताया ये x बार का क्या मतलब है? समांतर माध्य। ये वर्ड जो है ये कहलाता है सिग्मा। सिग्मा मतलब होता है योग। ये ग्रीक भाषा की वर्णमाला शब्द से लिया गया वर्ड है जिसको कहते हैं सिग्मा, और सिग्मा का अर्थ होता है योग। जिसमें जो m दिया गया है इसे हम पद मूल्य दर्शाने के लिए संकेत अक्षर के रूप में प्रयोग करते हैं। तो सिग्मा m ये टोटल एक वर्ड है, इसका मतलब क्या हो गया? पदों का योग। अब जो n दिया गया है, तो n होता है नंबर। नंबर किसके? पदों के। जो हमें गणित में पद दिए गए हैं उनकी जो टोटल संख्या रहेगी उसको हम काय से प्रदर्शित करते हैं? n से करते हैं। अब बच्चों आइए हम इसका एक उदाहरण से हम इस श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति द्वारा समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है ये गणित देखते हैं। ये हमारा सवाल क्या है? प्रत्यक्ष रीति में व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति द्वारा समांतर माध्य की गणना कैसे की जाती है। अब गणित क्या है आपका? सबसे पहला उदाहरण है 5 व्यक्तियों का मासिक व्यय निम्न प्रकार दिया गया है। इनके द्वारा हमको क्या करना है? समांतर माध्य की गणना करना है। अब आपको इनका सिर्फ व्यय दिया गया है कि ये व्यक्तियों का मासिक व्यय कितना कितना है? 132, 140, 144, 136 और 148। ये 5 व्यक्ति हैं जिनका मासिक व्यय इस प्रकार से है। अब इसके द्वारा हमें कहा गया है समांतर माध्य की
गणना कीजिए। कौन सी रीति में? प्रत्यक्ष रीति द्वारा। हमने इसको सीरियल क्रम दे दिया, 1 2 3 4 और 5। हमारे 5 व्यक्ति हो गए, इसे हमने जमा लिया। 5 व्यक्तियों का मासिक व्यय होगा 132, 140, 144, 136 और 148। इनका योग कर लिया। योग कितना आया? 700। इसको हम काय से क्या हो गया? ये हमारे पास सिग्मा एम हो गया। और ये 5 व्यक्ति जो हो गए ये हमारे क्या हो गई? पदों की संख्या हो गई। अब हमारे पास सूत्र है x बार इज इक्वल टू सिग्मा एम अपॉन एन। x बार हमारा टोटल आया था 700, हमारे व्यक्तियों की संख्या 5 थी, हमने इसको इससे डिवाइड कर लिया तो उत्तर क्या आ गया हमारे पास? 140। हमारा समांतर माध्य औसत कितना निकल गया कि 5 व्यक्तियों का मासिक व्यय इस प्रकार से है, मतलब औसत व्यय कितना हो गया एक व्यक्ति का? 140 रुपए के हिसाब से हमने इसकी गणना कर दी। अब इसी गणित को यदि हम लघु रीति द्वारा हल करते हैं, गणित वही है कि 5 व्यक्तियों का मासिक व्यय निम्न प्रकार से है। इस गणित को इसमें आप समांतर माध्य की गणना कीजिए और इसे लघु रीति द्वारा कैसे निकालेंगे। लघु रीति में हमारा सूत्र है निकालने का x बार इज इक्वल टू a, यहाँ प्लस होना चाहिए, सॉरी इसमें गलती लिखा हुआ है, a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। अब x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। इसमें हमें यह पता है कि x बार क्या है? समांतर माध्य, a क्या है? कल्पित माध्य है, सिग्मा योग, dx क्या है? विचलन है, और n क्या है? पदों की संख्या है। उसी गणित को हमने लघु रीति द्वारा हल किया। तो अब यहाँ पे हमारे लिए वर्ड नया क्या था? हमारे लिए वर्ड x बार आप परिचित थे, प्रत्यक्ष रीति में हमने निकाला, समांतर माध्य का है ये, n से आप परिचित हैं, पदों की संख्या, सिग्मा से आप परिचित थे। यहाँ आपके लिए दो वर्ड नए क्या है? a और dx। अब a और dx, तो लघु रीति में जब हम समांतर माध्य की गणना करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम जो ये संख्याएं दी गई है हमारे पास में, जो ये संख्या दी गई है कौन सी? 5 व्यक्तियों का मासिक व्यय, जो ये संख्या दी गई है 5 व्यक्तियों का मासिक व्यय, इस संख्या में से हम किसी भी संख्या को कल्पित माध्य मान लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये कल्पित माध्य जो मैंने आपको a बताया मानने के लिए, इसका नाम ही कल्पित माध्य है क्योंकि हम इसे कल्पना के द्वारा मानते हैं। तो ये अंक इस श्रेणी का मध्य का अंक भी हो सकता है। इस जो श्रेणी में मूल्य दिए गए हैं इनके आसपास का कोई भी मूल्य श्रेणी के बाहर का भी हो सकता है, या हम इसे x बार द्वारा गणना करके भी निकाल सकते हैं। जो हमारा प्रत्यक्ष रीति में सूत्र था x बार इज इक्वल टू सिग्मा एम अपॉन एन, उससे हमारा जो उत्तर आया था हम उसके द्वारा भी जो उत्तर आएगा उसको मानकर इसकी गणना कर सकते हैं। अब किसी भी संख्याओं को हम श्रेणी में से कल्पित माध्य मान लेते हैं, फिर जब हम वैसे हमें यदि हम ये मध्य का अंक मानते हैं तो हमें गणना करने में सरल प्रक्रिया हो जाती है, हमारी गणना हमारी सरल हो जाती है यदि हम मध्य मूल्य मान लें। पर जरूरी नहीं है कि हर गणित में आपको विषम संख्या ही मिले कि आप मध्य का मूल्य मान लीजिए। तो ऐसी परिस्थिति में जब आपकी संख्या सम हो तब आप सबसे छोटी संख्या, जो आपकी पद मूल्यों की सबसे छोटी संख्या और पद मूल्य की सबसे बड़ी संख्या, इसके जो करीब संख्या आती हो ऐसी संख्या को कल्पित माध्य मानकर भी गणना कर सकते हैं। इस गणित में हमारे पास में मध्य का मूल्य है, 2 पद मूल्य ऊपर छूट रहे हैं, 2 नीचे छूट रहे हैं। मध्य का क्या है? 144, जिसको हमने क्या मान लिया है? कल्पित माध्य। अब कल्पित माध्य से जब हम ये विभिन्न पदों के विचलन ज्ञात करते हैं, विचलन मतलब dx की गणना करना है हमको, dx यानी डेविएशन, जिसको हम क्या कहते हैं? विचलन। तो पद मूल्यों हम ये कल्पित माध्य के द्वारा क्या निकालते हैं? विचलन निकालते हैं। अब विचलन निकालने के लिए हम देखते हैं कि कल्पित माध्य से विभिन्न पद मूल्यों के विचलन ज्ञात करते समय श्रेणी के पद मूल्यों में से
जो श्रेणी है, ये हमारी श्रेणी दी गई है, इसके पद मूल्यों में से हम किसको घटाते हैं? कल्पित माध्य को घटाते चलते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है? विचलन, डेविएशन, मतलब dx प्राप्त होता है। इसके बाद में हम इसका विचलनों का योग कर लेते हैं। जो हमारे निकाले गए विचलन है, हमने इसका योग करा। योग करने के बाद में हमने इसका प्लस माइनस समायोजन किया, तो हमको उत्तर प्राप्त हो जाता है, मतलब समांतर माध्य की गणना हो जाती है। आगे होगा आपको समझ में कि लघु रीति द्वारा समांतर माध्य की गणना कैसे की जाती है। इसको उदाहरण द्वारा जो दिया गया है, उदाहरण ये देख लीजिए। ये हमारे 5 व्यक्ति थे जिसको अपन ने दर्शा दिया है। इनका मासिक व्यय इस प्रकार से था। अब ए कल्पित मान लिया, मध्यकांक 144, इससे हमने डेविएशन निकाले। तो हम जब ये जो माना जाता है, कल्पित माध्य माना जाता है, तो यहाँ कल्पित माध्य कितना है? 144। हमको क्या करना है? पद मूल्यों में से कल्पित माध्य घटाना है। तो पद मूल्य 132 में से 144 तो नहीं घटेगा। तो ऐसी परिस्थिति में जब हमें पद मूल्य में से कल्पित माध्य घटाना हो और कल्पित माध्य का मूल्य पद मूल्य से बड़ा हो, तो हमें चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे 132 में से जब हम 144 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 144 में से ही 132 घटेगा, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा? ऋणात्मक, ऋण चिन्ह आएगा, जिसे हम प्रदर्शित करेंगे। तो 132 144 से छोटा है, इसीलिए ऋण 12। 144 से 140 भी छोटा है, इसलिए ऋण 4। फिर 144 में से 144 घटाया तो 0। उसके बाद 136 भी छोटा है, तो कितना बचेगा? ऋण 8। और 148 बड़ा है, इसलिए इसको कितना कर दिया हमने? प्लस 4। अब हमको इसका योग करना है, तो हमने पूरे माइनस माइनस वाली संख्याओं को एक तरफ लिख लिया। ये माइनस की संख्या जोड़ने पे कितना आया? -24। और प्लस कितना है हमारे पास? 4। अब गणित के नियमों के अनुसार माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। इसलिए हमने 24 में से 4 माइनस कर दिया, तो हमारे पास में कितना बचा? -20। -20 क्यों बचा? क्योंकि हमारी बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है? ऋण का चिन्ह है। इसलिए हमारा योग जो सिग्मा dx आया, विचलनों का योग जो आया, वो कितना आएगा? -20। अब कल्पित माध्य निकालने का आप चाहे तो ये सूत्र नोट कर सकते हैं कि कल्पित माध्य प्लस विचलन निकालने का सूत्र क्या होता है। कल्पित माध्य से क्या निकाला जाता है? dx निकाला जाता है। dx निकालने का सूत्र क्या है? पद मूल्य माइनस कल्पित माध्य। उसके बाद ये जो गणित है अपना आगे बढ़ाती हूँ मैं, कि हमने क्या किया, अब हमको सूत्र में मान रखना था। हमारा सूत्र क्या था, जो मैंने आपको पीछे बताया था कि सूत्र क्या है? x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। इस सूत्र में हमको मान रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? x बार, अब हमारा a कितना हो गया? 144 प्लस सिग्मा dx हमारा कितना है? -20 अपॉन n कितना है? व्यक्तियों की संख्या 5 है। इसको हमने सॉल्व किया तो धन ऋण ऋण हो गया। 144 में से 4 घटाया तो हमारा x बार कितना आ गया? 140। ये आपने ध्यान दिया कि समांतर माध्य प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति दोनों के द्वारा उसका उत्तर क्या है? 140। दोनों रीतियों से निकालने पर एक ही उत्तर प्राप्त होता है। अब हमारी ये कौन सी श्रेणी में गणना थी? हमने पिछले आपको बता दिया, जो हमने व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना करना सीखा। अब हमारा खंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना कैसे की जाती है। खंडित श्रेणी में भी हम पहले प्रत्यक्ष रीति द्वारा गणना करते हैं। तो प्रत्यक्ष रीति की गणना क्या है? कुल मूल्यों का योग ज्ञात करने के लिए प्रत्येक पद को उसकी आवृत्ति से गुणा करके गुणनफल का योग ज्ञात किया जाता है। इस योग को आवृत्ति के योग से भाग देने पर समांतर माध्य निकलता है। अब ये क्या है?
कि हम ये जो शब्द है ये आपको गणित करने पे अपने आप समझ में आते जाएंगे। कुल मूल्यों का योग क्या है और उसकी आवृत्ति से गुणनफल का योग कैसे निकाला जाता है। प्रत्यक्ष रीति द्वारा खंडित श्रेणी में जब समांतर माध्य की हम गणना करते हैं तो इसका सूत्र होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा एम एफ अपॉन एन। ये सिग्मा एफ जो दिया गया है इसका जो मतलब है, इसका मतलब भी क्या है, एफ मतलब होता है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, और फ्रीक्वेंसी का योग या पदों की संख्या, ये दोनों एक दूसरे की इक्वल होते हैं। तो हम चाहें तो सूत्र में एन लिख सकते हैं और हम चाहें तो सिग्मा एफ लिख सकते हैं। और सिग्मा एम आपको पता ही है कि सिग्मा एम मतलब पदों का योग होता है और एफ मतलब आवृत्ति होती है। तो इसलिए जब सिग्मा एम एफ मिलाकर हम लिखते हैं तो ये सिग्मा एम अलग वर्ड है और एफ अलग है, इसलिए इनके बीच में कौन सा चिन्ह हुआ, गुणा का चिन्ह हुआ, मल्टीप्लाई का चिन्ह हुआ। सिग्मा एम एफ का मतलब होता है आवृत्तियों का अपने संबंधित पद मूल्यों के गुणनफलों का योग, और सिग्मा एफ या एन का मतलब क्या होता है, आवृत्तियों का योग। अब निम्नलिखित इसका एक उदाहरण है, अब मैं आपको उदाहरण द्वारा समझा रही हूँ खंडित श्रेणी में समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है। निम्नलिखित आवृत्ति वितरण से गणित है अपना, निम्नलिखित आवृत्ति वितरण से विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का अंकगणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। अंकगणितीय माध्य मतलब समांतर माध्य को अंकगणितीय माध्य भी कहा जाता है। इसलिए हमको ये क्या है, निम्नलिखित आवृत्ति वितरण से विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का अंकगणितीय माध्य ज्ञात करना है। गणित क्या है हमारा, विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 और 73। विद्यार्थियों की संख्या दी गई है 1, 4, 5, 7, 11, 10, 6, 4 और 2। ये हमारा गणित दिया गया है। अब हमको इससे गणित के द्वारा हमको इसकी गणना करना है। इसका हमारे पास में सूत्र क्या है, प्रत्यक्ष विधि में जब हम खंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना करते हैं तो इसका सूत्र है x बार इज इक्वल टू सिग्मा एम एफ अपॉन एन। अब गणित हमने जमा लिया, m हमारा पद मूल्य ऐसे जमा लिया हमने, फिर आवृत्तियां उनके सामने लिख दी, आवृत्तियों का योग करने पे हमारे पास कितना प्राप्त हुआ 50। अब हमको क्या चाहिए, हमारे गणित में सिग्मा एम एफ चाहिए, ये ज्ञात करना है हमको। तो कैसे ज्ञात करेंगे, m इंटू एफ कर देंगे हम, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, सिग्मा एम एफ। तो हमने ये m इंटू एफ करा तो हमारे पास ये अंक प्राप्त हो गए। इन अंकों का योग करने पे 3459 हमको प्राप्त हो गया। अब इसमें भी हमें कल्पित माध्य से डेविएशन निकालना पड़ेगा। कल्पित माध्य से डेविएशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पद मूल्यों में से कल्पित माध्य मानेंगे और उसके द्वारा हम dx निकालेंगे। ये अब हमारे पद मूल्य क्या हो गए, ये दिए गए हैं, इसमें से हमने ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये भी विषम है तो हमने मध्य का अंक क्या मान लिया, 69। कल्पित माध्य 69 मानकर हमने dx की गणना कर ली। तो हमने क्या बोला था, अभी मैंने आपको बताया था लघु रीति में पद विचलनों का योग हमेशा 0 आता है। तो ये क्या हो गए, कल्पित माध्य से निकाले गए पद विचलनों का योग 0 हो गया। अब हमको गणना करना है आवृत्तियों के गुणनफलों का योग। तो आवृत्ति हम कैसे निकालेंगे, आवृत्ति प्लस विचलनों के गुणनफलों का योग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, f इंटू डी एक्स। एफ हमारा ये है और dx हमारा ये है। हमने इसका गुणा किया तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 2 पंचे 10, 7 एकम 7, 11 शून्यम 0, 10 शून्यम 0, 6 दूनी 12, 4 तिया 12,
4 दूनी 8। इस प्रकार से हमारे FDX निकालने पे प्लस की संख्या हमारे पास इतनी है, माइनस की इतनी है, इज इक्वल टू हमारा प्लस की संख्या हमारे पास बड़ी है, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमने 42 में से 33 घटा दिए, तो हमारे पास कितना बचा 9। तो हमारा ये क्या निकल गया, सिग्मा FDX क्या आ गया हमारे पास 9 आ गया। अब सूत्र में हमने मान रखा x बार इज इक्वल टू 3459 अपॉन 50 और इसका भाग दिया तो हमारे पास में समांतर माध्य प्राप्त हो गया 69.18। लघु रीति द्वारा अब हम इसकी गणना करते हैं, तो हमारा सूत्र वही है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FDX अपॉन n। हमारे पास कल्पित माध्य कितना था 69, सिग्मा FDX हमने निकाला था 9 अपॉन पदों की संख्या कितनी थी 50। अब 69 जब हम 9 में 50 का भाग देते हैं तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा 0.18 और हम जब इसकी गणना करते हैं तो हमको x बार यानी समांतर माध्य प्राप्त हो गया 69.18। ये प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति में एक जैसा निकलता है। अब समांतर माध्य के आप 2-3 प्रश्न लिख लीजिए जो दिए गए हैं, इसको आप सॉल्व करके बताएंगे या अपने पास कॉपी में हल करके रखेंगे। पहला प्रश्न है सांख्यिकी माध्य का अर्थ व विशेषताएं लिखिए। दूसरा प्रश्न है माध्य कितने प्रकार का होता है। तीसरा प्रश्न है माध्य कितनी श्रेणियों में और कितनी रीतियों द्वारा ज्ञात किया जाता है। चौथा प्रश्न है समांतर माध्य को प्रत्यक्ष और लघु रीति द्वारा कोई भी आप एक उदाहरण से अपने मन से हल करके बताइए। और एक उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ कि इसके द्वारा आप समांतर माध्य की गणना कीजिए। किसी फर्म के 10 कर्मचारियों का एक दिन का वेतन निम्न सारणी में दिया गया है, इसके द्वारा समांतर माध्य की गणना कीजिए। वेतन जो दिया गया है कर्मचारियों का 10 कर्मचारी हैं, आपको संख्या दी गई है और उनका एक दिन का वेतन दिया गया है। एक कर्मचारी का 44, दूसरा 48, तीसरे का 31, चौथे का 65, पांचवा 57, छठवें का 60, सातवें का 37, आठवें का 48, नौवें का 78 और 10वें का 60। आप इसे दोनों रीतियों द्वारा करेंगे, प्रत्यक्ष रीति भी और लघु रीति भी, दोनों के द्वारा समांतर माध्य की गणना करेंगे। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।